क्या होता है जब एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड बगावत का रास्ता चुन लेता है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की कहानी में उतरेंगे जिनकी राह कह सकते हैं सबसे अलग थी। एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत, पक्के इरादे और देशभक्ति का दूसरा नाम है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस के उस पक्के विश्वास की झलक थी कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है, उसे हासिल करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। यही सोच उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ है। तो बोस का रास्ता उस समय की सोच से कितना अलग था? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जिस दौर में अहिंसा को आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, ठीक उसी वक्त बोस ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो हथियारों के साथ लड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचता था। उनके लिए लक्ष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ था, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब था ब्रिटिश राज से पूरी, बिना किसी शर्त के आज़ादी। इसमें किसी समझौते या किसी आधे अधूरे समाधान की कोई जगह ही नहीं थी। और इस एक लक्ष्य को पाने के लिए बोस का मानना था कि हर तरीका जायज़ है, फिर चाहे वो सशस्त्र संघर्ष ही क्यों न हो। पर मजे की बात तो ये है कि इस क्रांतिकारी नेता की जड़ें असल में पढ़ाई लिखाई की दुनिया से जुड़ी थीं। आइए देखते हैं कि कैसे एक स्कॉलर जो चाहता तो ब्रिटिश हुकूमत में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता था, उसने आखिर बगावत का रास्ता क्यों और कैसे चुना। बोस एक कमाल के, बहुत ही तेज दिमाग वाले छात्र थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज हो या स्कॉटिश चर्च कॉलेज, उन्होंने हर जगह अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। और फिर 1920 में तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली। सोचिए, उस जमाने में ये ब्रिटिश सिस्टम के तहत कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ है आईसीएस पास करने के बाद ऐशो आराम और ताकत से भरी जिंदगी, और महज 1 साल के अंदर 1921 में बोस ने वो सब कुछ ठुकरा दिया, सब कुछ, और सीधा कूद पड़े देश के राष्ट्रीय आंदोलन में। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, इसने तो उस वक्त सबको हैरान करके रख दिया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में आने के बाद बोस का कद बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन यहीं पर उनके और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के बीच विचारों के टकराव की पहली दरारें भी दिखनी शुरू हो गई। वो कितने लोकप्रिय थे, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1938 और फिर 1939 में लगातार 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये अपने आप में बताता है कि उस वक्त के मुख्य स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका कितना गहरा असर और कितना जबरदस्त समर्थन था। अब ये जो स्लाइड है ना, ये वाकई दिलचस्प है। ये उस दौर के संघर्ष की 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं को आमने सामने रखती है। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो अहिंसक प्रतिरोध में पूरा विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लगता था कि पूरी आज़ादी के लिए हथियार उठाना भी जरूरी है। रास्ते 2 थे, पर मंजिल एक ही थी। तो विचारों का ये टकराव बढ़ता गया और आखिरकार 1939 में गांधी जी के साथ हुए विवाद के बाद बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, और इसके ठीक बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक तरह से अहिंसा के रास्ते से उनका एक पक्का और आखिरी अलगाव था। कांग्रेस से अलग होने के बाद बोस की जिंदगी का शायद सबसे नाटकीय और हिम्मत वाला दौर शुरू हुआ। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के बाहर एक सेना बनाने का एक ऐसा मिशन शुरू किया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। साल था 1941। वो भारत में अपने घर में नजरबंद थे, और वहां से वो ऐसे भागे कि उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। उनका ये अविश्वसनीय सफर उन्हें सीधा जर्मनी ले गया, जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ग्लोबल लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उनका प्लान एकदम साफ था। 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। इसके बाद सिंगापुर में आज़ाद हिंद की एक अस्थायी सरकार बनाई, और फिर जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और ये देखिए, ये कितना शानदार है। उनका दिया हुआ एक छोटा सा अभिवादन, जय हिंद, सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि ये पूरे देश को एक धागे में पिरोने वाला एक ताकतवर मंत्र बन गया। ये नारा उनके विजन और एकता की भावना का प्रतीक था।
तो अब हम उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा अध्याय जहां उनकी विरासत और उनकी मौत से जुड़ा रहस्य आज भी हमारे बीच जिंदा है, गूंजता है। आधिकारिक तौर पर यह माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक प्लेन क्रैश में बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। नेताजी का असर उनकी मौत के बाद भी कम नहीं हुआ। उनके साहस ने लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत दी। 1945-46 में जब आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चले तो पूरे भारत में देशभक्ति की ऐसी आग भड़की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। कहा जाता है कि उनके काम ने अंग्रेजों का मनोबल तोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी मौत आज भी इतने गहरे विवादों में क्यों घिरी हुई है? क्या प्लेन क्रैश की कहानी ही सच है या फिर नेताजी के आखिरी दिनों की असली कहानी कुछ और ही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।